Hello guys and welcome to my channel The Study Motivation. We are studying our chapter of class 12th biology, biotechnology, principles and processes, and in this chapter we are now going to study about separation and isolation of DNA fragments. So इन दिस टॉपिक द फर्स्टली जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है वो ऑब्टेन करे जाते हैं कहाँ से? आफ्टर डाइजेस्टिंग इट विद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. डीएनए फ्रैगमेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए उसको डाइजेस्ट करा जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ, और इन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करा जाता है बाय टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोस्पोरेसिस. So please do remember this name. Gel electrophoresis is the process in which fragments can be separated. So since DNA fragments negatively charged होते हैं तो उनको separate करा जा सकता है, उनको force करके towards anode under applied electric field through matrix. क्योंकि डीएनए फ्रैगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो उसको इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है बाय फोर्सिंग देम टुवर्ड्स एनोड, बिकॉज एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड ऑपोजिट अट्रैक्ट्स. सो अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स थ्रू मैट्रिक्स. तो जो मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स है नाउडेज वो है एग्रोज. ये एग्रोज एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि एक्सट्रैक्ट करा जाता है सीवीड से, और हमारे जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं वो रिजॉल्व करे जाते हैं उसको अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एग्रोज जेल. तो यहाँ पे नेक्स्ट हमें ये देखना है कि जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं उनको विजुअलाइज करा जा सकता है आफ्टर स्टेनिंग. उसको स्टेन करके विद कंपाउंड विच इज़ नोन एज इथेनियम ब्रोमाइड. सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इथेनियम ब्रोमाइड इज द कंपाउंड विच इज़ यूज टू स्टेन डीएनए फ्रैगमेंट्स. सो अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेज ऑरेंज कलर बैंड्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, और जो सेपरेटेड बैंड्स है डीएनए के उसको कट कर दिया जाता है एग्रोज जेल से और एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है फ्रॉम जेल पीस, और इस स्टेप को हम कहते हैं इल्यूजन. दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूजन. So this is how separation and isolation of DNA fragments are being done by staining them, by extracting them, by using anodes. So this is how the whole process is being conducted. So the next topic we have to study is cloning vectors. In cloning vectors, first the properties of cloning vectors. So let's see. बैक्टीरियोफेजेस एंड प्लाज्मिड्स यूज करा जाता है एज क्लोनिंग वेक्टर फॉर डिलीवरिंग द जीन्स ऑफ आर इंटरेस्ट इनटू द होस्ट सेल. सो यहाँ पे बैक्टीरियोफेजेस और प्लाज्मिड्स यूज करा जाता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर. सो डू रिमेंबर दीज टू नेम्स, बैक्टीरियोफेजेस एंड प्लाज्मिड्स. तो जो बैक्टीरियोफेजेस यूज़ करे जाते हैं, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि बैक्टीरियोफेजेस क्यों यूज़ करे जाते हैं. बैक्टीरियोफेजेस को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उनकी हाई कॉपिंग नंबर्स पर सेल होते हैं जो कि बहुत ही हाई होते हैं उनके जीनोम के लिए विद इन बैक्टीरियल सेल्स. तो कुछ प्लाज्मिड्स में 1 और 2 कॉपीज़ होती है इस सेल की, और कुछ में 50 to 100 कॉपीज़ होती है पर सेल, और कईयों में इससे भी ज़्यादा होती है. So that's why bacteriophages are being used as cloning vectors. So thus if we are able to link an align piece of DNA with bacteriophage, अगर हम कोई भी align piece DNA का bacteriophage के साथ या plasmid DNA के साथ लिंक कर पाए तो हम उसको easily multiply कर सकते हैं उसके number which is equal to number of copies of plasmid of bacteriophages.
तो जो प्रॉपर्टीज़ है क्लोनिंग वेक्टर्स की वो क्या क्या है, यहाँ पे हमें इस चैप्टर में 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है क्लोनिंग वेक्टर्स की. फर्स्ट इज ORI. In this, ORI is a sequence from where replication starts and any piece of DNA, जब उसको कोई भी पीस DNA का जब लिंक करा जाता है DNA के साथ तो उसको रेप्लिकेट करा जाता है विद इन द होस्ट सेल. और ये जो सीक्वेंस होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ कॉपीज linked for controlling number of copies which are, I'm sorry guys, for controlling the copy number of linked DNA. कितनी linked DNA copies हो चुकी है उसको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये सीक्वेंस. तो अगर कोई भी चाहे कि वो रिकवर करना चाहता है अपने कॉपीज़ को टारगेट DNA की, तो वो उसको क्लोन करा जाता है वेक्टर में जिसका ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर होता है ताकि वो रेप्लिकेट कर पाए ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज. सो द सेकेंड प्रॉपर्टी वी हैव टू स्टडी इज सिलेक्टेबल मार्कर. तो जो क्लोनिंग वेक्टर्स है उनको रिक्वायर्ड होता है कि जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो हेल्प करें इन आइडेंटिफाइंग एंड रिमार्किंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स और सिलेक्टिवली परमिट करे ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ को. तो ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसीजर होता है जिसमें कि एक पीस DNA का इंट्रोड्यूस करा जाता है होस्ट बैक्टीरियम में और नॉर्मली जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडीज उनको यूज़ करा जाता है एज यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर्स. तो दिस इज हाउ सिलेक्टेबल मार्कर्स आर बीइंग यूज्ड by cloning vectors. नॉर्मल ई कोलाई एग्जिस्ट नहीं करता तो वो रेजिस्टेंट टू एनी नंबर ऑफ दीज एंटीबॉडीज. So the third property of cloning vectors are cloning sites. तो जो बैक्टीरिया होता है उसको ज़रूरत होती है कि वो वेरी करे फॉर preferably single cloning site for commonly used restriction enzymes. तो जो प्रेजेंस होती है ऑफ मोर दैन वन रिकॉग्निशन साइट वेक्टर के अंदर ही वो जनरेट कर देता है सेवरल फैक्टर्स जिसकी वजह से जो कि कॉम्प्लिकेट करता है जीन क्लोनिंग को. तो जो लाइगेशन होती है अलाइन DNA की वो कैरी आउट करी जाती है एट रिस्ट्रिक्शन साइट जो कि प्रेजेंट होती है इन वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो कि प्रेजेंट होते हैं PBR322 में. सो प्लीज़ डू रिमेंबर दिस नेम ऑल्सो, PBR322. So it was first artificially constructed plasmid developed PBR322 by Bolivar and Rotrevius. These are the names of scientists who constructed the first artificial plasmid, which is PBR322. So let's understand this thing by example also. अगर आपको लाइगेट करना हो कोई भी फॉरेन DNA at BAM H1 site of tetracyclic resistance in vector PBR322, तो जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो लूज कर देगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA. लेकिन अभी भी उनको सिलेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम नॉन कॉम्बिनेंट्स बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन टेट्रासाइक्लिन जिसमें कि मीडियम है. तो जो ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो होते हैं एंटीपिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ऑन मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन. तो जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं एक एम्प्लिसिलिन पे और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है वो ग्रो करते हैं ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक्स. तो
इस केस में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प करता है इन सिलेक्टिंग ट्रांसफॉर्मेंट्स और दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वो इनएक्टिवेट हो जाता है ड्यू टू इंसर्शन ऑफ अलाइन डीएनए और हेल्प करता है इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। तो PBR322 में जो टर्म्स है B और R उनको रेफर करा जाता है एज द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट ऑन एज वी हैव seen earlier also. So this is all for today's lecture and video, and on this note we conclude with our today's video. And guys, don't worry about the chapter. I know you are facing some difficulty in this chapter, but this chapter is not of understanding. It is only of facts and which needs to be learned as it is, which has no explanation at all. So but I am trying best to convert these facts into simpler notes so that you can learn these notes and get your chapter being done very easily. So please do like, share and subscribe my channel if you like this video, and click bell icon for further updates. And please tell me in comment box if you are facing any other problem relating to this chapter. We will solve it as soon as possible. So thank you for watching guys, and link for the notes will be given in description.